नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। कल हमने इसका 10वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं। सत्या के मुंह से उस युवक का नाम सुनकर हरिप्रसन्न चकित होकर रह गया। श्रीकांत भी विस्मित हुआ, पर दोनों कुछ बोले नहीं। तब श्रीकांत धीमे धीमे चलकर उस कमरे से बाहर आया और छत पर जाकर उसने सत्या से पूछा, यहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घूम रही हूं जीजाजी। ये जो लड़का अभी गया, इसको जानती हो? जानती हूं, हमारे कॉलेज में पढ़ता है। और क्या जानती हो? और तो ज्यादा नहीं जानती। सत्या किसी को देखकर नाम लेकर एकाएक पुकार पड़ी है, तब क्या ये मानकर ही रह जाना होगा कि वो उसे नाम मात्र से ही जानती है? किंतु इससे आगे चंद्रसेन को वो क्या जानती है, ये मालूम भी किस प्रकार किया जाए? श्रीकांत ने कहा, तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता है? हां, हमारी ही क्लास में पढ़ता है। श्रीकांत ने एकाएक प्रेम से कहा, अच्छा जाओ खाना खाओ। आज तुमने हरिप्रसन्न से पढ़ा? नहीं पढ़ा। पढ़ोगी ना? मैंने इनकार कब किया है जीजाजी? अच्छा जाओ, अपनी जीजी से कहो हम लोग खाना खाने आ रहे हैं। हरिप्रसन्न उसके बाद अपने में बंद ही सा पड़ गया था। श्रीकांत जब छत पर से उतरकर उसके पास गया, वो मेज आगे रखकर उस पर कोहनी टिकाए और मुंह को हथेली में रखे बैठा था। श्रीकांत ने खाना खाने के लिए कहा, तब वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ। हाथ धोने के लिए कहा, हाथ धो लिए। मानव क्रिया का उद्देश्य उसके भीतर सुन्न हो गया है, मात्र कर भर रहा है। चित्त के प्रेरणा तंतु जैसे गुमसुम हुए बैठे हैं। खाना उसने खा लिया। जब चाहा गया तब पान भी उसने ले लिया। फिर छुट्टी मिलते ही अपने स्टडी रूम में वो आ गया और वहां आकर 15-20 मिनट चुपचाप बैठे रहने के बाद फिर अपने चित्र में लग गया। श्रीकांत दफ्तर में चला गया था। 10 बजे के लगभग वहां से आया। बोला, देखो हरी, एक दिन की बात तो और होती है, लेकिन रोज रोज हमसे न सहा जाएगा कि तुम सोने के वक्त न सो। चलो उठो, इसे छोड़ो, बिस्तर पर चलो ऊपर। हरिप्रसन्न ने कहा, ऊपर क्यों? यहीं सो जाऊंगा। चलो चलो, इसे उठाकर रखो। हरिप्रसन्न ने कहा, श्रीकांत, तुम मेरी गिनती अपने कामों में क्यों करो? जहां हूं पढ़ रह सकता हूं, इसलिए तो मैं नहीं आया कि यहां शुमार किया जाऊं। श्रीकांत ने कहा, तो यहां ही सोओगे? चलो यही सही, तो यहीं बिस्तर लिए आता हूं। नहीं नहीं भाई, ये फर्श तो है ही। कुर्सी सरका कर एक तरफ रखी कि बिछा बिछाया बिस्तर हो गया। इसमें उतने सोचने की क्या बात है? देखो हरी, दूसरे के घर आकर तुम्हें उसके मुताबिक चलना सीखना चाहिए। तनिक अविश्वस्त भाव से हठात हंसते हुए हरिप्रसन्न ने कहा, तुम्हें यकीन है घर दूसरे का है श्रीकांत, मेरा नहीं है? या चाहते हो कि ये मैं मान लूं? तुम्हारी मर्जी। कहता हुआ श्रीकांत वहां से चला गया। उसके चले जाने पर हरिप्रसन्न वहीं अपने चित्र से लगा रहा। इस चित्र में लगकर रात उसे रात नहीं रहती, न दिन दिन। समय की ही चेतना नहीं रहती। उसके भीतर जो अभाव है, अनिर्दिष्ट, अलक्षरिक्त एक दर्द, इस चित्र में उसे ही मूर्त रूप देने की चेष्टा में मानो वो बांध लेता है, उसे वायु गुल्म की भांति उभरने नहीं देता। जैसे इस तरह वो अभाव सचमुच कुछ कुछ भरता भी है। जिसकी वेदना जाने कितने काल से पकती, अब कहीं आंसू बनकर ढुलक जाने का अवसर पा सकी है। उस मन को घड़ी पल की सुध बुध भुलाकर कैसे उस समाधि सुख से खींचकर होश में ला पटका जाए। इसी से जब होता है, वो भागते बीतते समय के स्तर से अपने को तोड़कर सब विसार उस चित्र में डूब रहता है। वो वहीं चित्र में था कि तभी पास ही सुन पड़ा, दूध लीजिए। उसने देखा, दूध का गिलास लिए भाभी खड़ी हैं। लीजिए, दूध लीजिए। दूध। अनायास उसका हाथ आगे बढ़ गया और सिवाय इसके वो कुछ न कर सका कि भाभी के हाथों में से लेकर दूध का गिलास स्वयं थाम ले। ये तो बड़ा गर्म है। भाभी ने कहा, ऐसा गर्म तो नहीं है, मैं तो इतनी देर से हाथ में लिए थी। हरि ने कहा, बैठिए, और एक कुर्सी छूकर आगे सरकाई सी। बैठूं? अच्छा 2 मिनट बैठ लेती हूं। आप कब तक जागेंगे? तस्वीर खत्म करने की क्या आपने सौगंध खाई है? नहीं तो, लेकिन बिस्तर आपका ऊपर बिछ रहा है, वहीं सोएंगे? यहीं बहुत जगह है। अच्छी बात है, देखते हैं, हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। मैंने तस्वीर देखने को कहा था। अब दिखाइएगा। अभी तो लकीरें हैं। देखिएगा, ये देखिए। हरिप्रसन्न ने बोर्ड को ऊंचा उठा दिया और सुनीता ने वो कागज देखा जिस पर अभी स्पष्ट कुछ न उभर सका था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। हरिप्रसन्न ने निरर्थक रूप में कहा, जी हां। सुनीता कुर्सी से उठी, तो आप यहीं सोइएगा? मैं समझती हूं अब ऊपर बिस्तर बिछ गया है तो चलने में कुछ हर्ज न था। हम लोग अलग सो रही हैं। हरिप्रसन्न एकाएक इस प्रकार घनिष्ठ सी लगने वाली बात को भाभी के मुंह से सहज बाहर आती देखकर लज्जा से लाल पड़ गया। वो कुछ भी न कह सका। जी हां, हम लोग अलग सो रही हैं। आप न जाएंगे तो वो अकेले रहेंगे।
देख लीजिए, ऐसा गर्म नहीं है दूध, पी डालिए। तो यहीं सोइएगा? जाऊं? जी हाँ, मैं यही सो रहूंगा। अच्छी बात है, लेकिन देखिए, आप बहुत रात तक मत जागिएगा। हरिप्रसन्न चुप रहा। सुनीता ने बहुत धीमे से नमस्ते किया और चल दी। हरि क्षण भर देखता रहा, फिर बोला, भाभी जी, जरा सुनेंगी? मुझे आप लोगों ने 100 रुपए किस भरोसे पर दे डाले, मैं पूछ सकता हूं? 100 रुपए? क्या? किसने? आपने? मैंने? जी हां, आपने। 100 कैसे? मैं जानता हूं। जानते हैं तो मुझसे क्या पूछिएगा? और सुनीता आगे बढ़ी। ठहरो भाभी, मुझे कहने दो, मैं आप लोगों का बड़ा कृतज्ञ हूं। सुनीता ने एकाएक रुककर कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं, वो लड़का कौन था जो आपके पास आया था? मैं नहीं जानता, लेकिन जान पड़ता है सत्या उसे जानती है। आप नहीं जानते? ऐसी कोई बात नहीं जानता जो आपको बतला सकूं। जब उसमें का एक पैसा आपके पास नहीं है, सब उस लड़के के हाथों छिना दिया है, तब आपके कृतज्ञ होने की क्या बात है? कृतज्ञ मुझे नहीं होना चाहिए, ये आप कहती हैं? जी हां, कृतज्ञता बंधन है, वो झूठ भी है। हरिप्रसन्न अपने सिर पर हाथ फेरता हुआ बैठा रह गया और सुनीता ने चलते चलते कहा, देखिए, आप मुझे भाभी भाभी बहुत कहते हैं, ऐसा है? तब एक तो ये बात सुनिए कि हमारे बीच में कृतज्ञता कहीं से भी ना आ सकेगी। दूसरे ये कि भाभी की कोई बात मानने लायक हो सकती है। आप यहीं सोइएगा? हरिप्रसन्न ने कहा, भाभी, मुझे माफ करो, बात न मान सकने का दुख क्या मुझे कम है, लेकिन तुम लोग मुझे गिनती में क्यों लाओ? मां को उसके लिए नहीं हूं। और जब तक ये तस्वीर पूरी न होगी, ठीक नींद भी कैसे आएगी? आप जानिए, कहती हुई सुनीता चली गई। हरिप्रसन्न सुनीता के चले जाने पर एकाएक काम में नहीं लग सका। उठकर काफी देर तक वो कमरे में टहलता रहा। अनंतर फिर आकर तस्वीर में जुट गया। मालूम नहीं वो इस भांति कब तक काम किए जाता। लेकिन जब रात्रि के 12 बजे के लगभग बिजली की बत्ती एकाएक ऊपर से बुझ गई, तब झल्लाकर उसे काम बंद करना पड़ा। तब पहले तो उसने उठकर देखने भालने की कोशिश की कि खराबी क्या है और बत्ती ठीक हो सकती है या नहीं। लेकिन जब अंधेरे के सिवाय कोई और खराबी हाथ में ना पड़ी, तब वहीं सामान के बीच में किसी भांति अपने लिए जगह बनाकर वो पड़ गया। सोचते विचारते कुछ देर बाद जब उसकी आंखों में नींद आ भरने लगी, तब देखता क्या है कि रोशनी अनायास ही फूट पड़ी है। किंतु तब वो निंदाया सा हो रहा था। इससे उठा नहीं और देखा कि 3-4 मिनट बाद आप ही बत्ती बुझ गई है और अंधेरा हो गया है। ये सब शरारत सत्या की थी। जब सब सो गए तब उसने देखा कि अब भी स्टडी रूम की बत्ती जल ही रही है। ये भी देख लिया कि अंदर हरिप्रसन्न काम कर रही हैं। बहुत देर तक तो वो मन में धीरज रखे रही, लेकिन जब निश्चय हो गया कि अपने आप इन महाशय को होश आने वाला नहीं है, तब ये निश्चय करके कि उन्हें नहीं तो मुझे तो अपनी नींद बर्बाद नहीं करनी है, चुपचाप दबे पांव जाकर उसने बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। वो मेन स्टडी रूम के बाहर ही एक जगह लगा था। अंधेरा होने पर सांस रोककर वो मालूम करती रही कि हरिप्रसन्न झुंझला रही हैं। तब वो बड़ी खुश हुई। आखिर देखा कि गड़बड़ खड़बड़ सब बंद हो गई है और निश्चय ही हजरत से टिकाकर लेट गए मालूम होते हैं। तब वो अंधेरे में टटोलती हुई अपने सोने की जगह पहुंच गई। किंतु वहां खाट पर पड़े पड़े उसे ख्याल आने लगा कि ये काम कहीं उसने बेजा तो नहीं किया। बहुत देर तक इसी उधेड़ बुन में वो पड़ी रही। फिर उसे अफसोस होने लगा कि ऐसा उसने क्यों किया। वो काम में लगे थे, उन्हें बुरा मालूम हुआ होगा। यों ही सोचते सोचते वो एकाएक उठी और फिर नीचे आकर उसने मेन खोल दिया। प्रकाश पहले की भांति खिल पड़ा, लेकिन सत्या ने देखा कि प्रकाश के कारण कोई व्यक्ति उठकर काम में नहीं लग गया है। तब उसे संतोष हुआ कि वो तो सो गए, और फिर मेन को बंद करके वो दबे पांव अपने स्थान पर सो रही। ये सत्या के मन का क्या हाल था। हरिप्रसन्न इस घर में अपने को सिकोड़े रखना चाहता है, फैलाना नहीं चाहता। मानो जो उसको चारों ओर से आत्मीयता का निमंत्रण प्राप्त हो रहा है, उसमें आशंका हो, संकट हो। उसकी प्रकृति अवश्य ऐसी नहीं है। अभी तक तो जहां गया है वहां सब और अपने को फैला चलने में वो सहज भाव से प्रवृत्त हो जाता रहा है। संकोच उसमें नहीं दिखा है, न शंका उसमें दिखी है। किंतु यहां आकर वो ऐसा हो रहा है कि जैसे लज्जा में ही उसे सहारा है, संकोच में ही त्राण है, शंकित रहने में ही कुशल है। वो चित्र ले बैठा है, मानो अब इस चित्र को ही पकड़े रहेगा, इधर उधर चित्त को भटकने नहीं देगा। उसका प्रोग्राम क्या है मालूम नहीं, वो कितने दिनों तक यहां है मालूम नहीं। क्या वस्तु, क्या अपेक्षा नियत करती है कि वो कितने दिनों तक यहां रहेगा मालूम नहीं। श्रीकांत खुला रहता है। उसने चाहा कि हरिप्रसन्न भी बिल्कुल खुलकर यहां रहे, किंतु वो किस भांति अपने को खोलकर रखे ये हरिप्रसन्न स्वयं नहीं जानता। मानो कि कुछ भीषण उसके अंदर बंद है, कुछ कुत्सित, कुछ कुटिल। क्या खोलकर उन्हीं रेंगते हुए सर्पों को अपने बाहर कर देना होगा कि सब तरफ वे अपना विष फैलाएं। छे, उन जंतुओं को भीतर ही बंद रखने में कुशल है। श्रीकांत अपने मित्र की सुविधा की चिंता रखता है। वो सुनीता जो श्रीकांत की पत्नी है उसका बराबर ख्याल रखती है। वो लड़की सत्या भी तो धीरे धीरे इसके निकट आकर मानो उसकी प्रसन्नता में योगदान करती है। उस हरिप्रसन्न को ये सब शूल सा चुभता है।
अब तक जिंदगी में मानो आग्रहपूर्वक वह अपने लिए जगत से सब लेता पाता और भोगता रहा है। जो लिया उसे उसने कभी जग का ऋण न माना, अपना स्वत्व ही माना है, लेकिन कभी वो झुका नहीं है। उसका उपयोग करके वो बलिष्ठ ही हुआ है। लेकिन इस घर के लोगों पर उसका स्वत्व भाव तो मानो आदि दिन से ही स्वीकृत है। उसके प्रति इस घर में तनिक भी तो रुकाव या अवरोध नहीं हो पाया है। तब किसके विरोध में उसकी आग्रही वृत्ति टिके। इसलिए यहां आकर उसके स्वभाव की तेजस्विता मानो पुचकारी हुई सी बैठती जाती है। उसका आग्रह मंद पड़ता जाता है। उसकी इच्छा शक्ति के व्यय के लिए मानो ये चित्र उसे मिल गया है। उसी राह वो व्यय होती रहकर सचेत रहे, अन्यथा इस परिवार के बीच में वो प्रबल इच्छा शक्ति मानो आराम पाकर ऊँघ आना ही चाहती है। किंतु नहीं, कर्तव्य कठोर है, राह दीर्घ है। उसका अंत कहाँ है? बहुत कुछ है जो होना मांगता है, जो होना होगा। जो भवितव्य है उसको भी अपने ही हाथों से खींचकर लाना होगा, नहीं तो वो भी अनायास आ जाने वाला नहीं है। तब कैसा प्रमाद, कैसी जड़ता, कैसा मोह। चले चलो, चले चलो। न मुड़ना कहीं है, न रुकना कहीं है। अरे चलते ही चलना है। किंतु भीतर से क्या कुछ काला काला फन सा घुमड़ता उठ रहा है, उसी को खींचकर बाहर निकाल देना होगा। उसी को चीरकर अपने में अलग करके इस तस्वीर में कील देना होगा। ये हो जाएगा तब कहेगा, ओ तू वहीं रह। और ओरे हठी प्रार्थी मनुष्य, बस अंधेरे स्तूप को छोड़। वहां अंधेरा है, वहां उत्तर नहीं है। मुड़ा कठोर पृथ्वी की ओर, उसे उर्वरा कर, उसे हरियाली कर, शस्यदा कर। उस अंधेरे गह्वर में थाह नहीं है, तल नहीं है। अरे अभागे, मुड़ा, यहां कन के बीच तेरी प्रतीक्षा है। वहां क्यों भक्ष्य बनने को खड़ा है? यहां आ और जयी बन, यशस्वी बन। उसी ओतू के साथ वो पेंसिल और रंग और बुश लेकर युद्ध कर रहा है। अगले दिन की दोपहर आ गई है। घर में श्रीकांत नहीं है, वो कचहरी गया है। सत्या भी नहीं है, कॉलेज गई है। सुनीता काम धंधे में है और घर में है, और घर में हरिप्रसन्न भी है, जो घर में उतना नहीं है जितना तस्वीर में है। उसके जी में वही पौड़ा उमड़ रही है, ओ तू। वो मन भटक भटक कर पाना चाहता है कि वो तू क्या है, लेकिन उस मन को रोक रोक कर रखा जाता है कि वो धृष्ट चुप रहे, मचले नहीं, और मान रखे कि चित्र के बाहर रहकर वो तू कहीं नहीं है। सदा के लिए उसे उस चित्र में ही जड़ दिया जा रहा है। काम से निबटकर और कुछ आराम करके तीसरा पहर लगते लगते हाथ में जलपान की तश्तरी लेकर सुनीता वहां आई। आप अपने ऊपर रहम नहीं करना चाहते? लीजिए, ये लीजिए, कहकर तश्तरी सामने सरकाकर रख दी। बैठो। हरिप्रसन्न ने कह तो दिया बैठो, पर न तो संकेत से बैठने की जगह दिखाई, न कोई कुर्सी सरकाकर बढ़ा देने में वो आग्रहशील हुआ। बस कह भर दिया, बैठो। सुनीता उसके पास ही नीचे फर्श पर धोती ठीक करती हुई बैठ गई। दाहिना हाथ टेककर पास रखी कुर्सी का सहारा बना लिया। लीजिए, ये लीजिए, मालूम है क्या बच गया? हरिप्रसन्न ने धीमे से हाथ का बुश दूर कर दिया। पानी, रंग आदि की प्यालियां भी अलग हटा दी। चित्र का बोर्ड उठाकर दीवार के सहारे टिका दिया। फिर कहा, कहो। सुनीता बस तनिक ही मुस्कराई। कहा, कहूं क्या? वक्त देखिए और ये तस्वीर संभालिए। काम बहुत हुआ, अब जरा हाथ मुंह धोकर तरोताजा भी रिजिएगा कि नहीं? हाथ मुंह धो लूं? तुरंत उठकर हरिप्रसन्न चुपचाप बाहर चला गया। सुनीता ने तस्वीर सरकाकर हाथ में ले ली और देखने लगी। देखा कि इस तस्वीर में अर्थ उतना नहीं जितना कि भाव है। उस तस्वीर में कहीं थाह नहीं दिखती है। उसने अक्सर शब्द पढ़े हैं, असीम को ससीम में बांध दिया गया है। मानो ये बात तस्वीर को देखकर कुछ कुछ उसकी समझ में आ रही है। चित्र का अर्थ तो सचमुच उसे कुछ पकड़ नहीं आता, किंतु निरर्थक कहकर टाल दे, ये भी उसके वश के बाहर की बात जान पड़ती है। मन वहां जाकर खो जाना सा चाहता है। कुछ है जो परिचित है, अनुभूत है, एकाएक घनिष्ठ है। फिर भी इस चित्र में वो क्या है, कहाँ है? खोजे ही मिले तो मिले, अनायास नहीं मिलता। हरिप्रसन्न ने आकर कहा, क्या देखती हो भाभी? उसे रख दो, रहने दो। सुनीता ने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराई, कहा, गुसलखाने से ये तौलिया भले कंधे पर उठा क्यों लेते आए हैं? हरिप्रसन्न बिना एक शब्द कहे उन्हीं पांव लौट चला। सुनीता ने जल्दी से कहा, अजी जाने दीजिए ना, रहने दीजिए। लेकिन हरिप्रसन्न चलता ही गया और तौलिया को यथा स्थान पर रखकर ही आया। आते ही बैठते हुए कहा, इस तस्वीर में आपके लिए कुछ नहीं है, इसे रहने दीजिए, और ये अभी अधूरी भी है। ओह, तस्वीर आपकी है, ठीक, तो ये लीजिए। कहकर तुरंत सुनीता ने वो तस्वीर दोनों हाथों से सावधानीपूर्वक उसे पहले ही स्थान पर रख दी। हरिप्रसन्न ने जल्दी से कहा, मेरा ये मंशा नहीं था, लेकिन जी नहीं, बिना पूछे मैं फिर नहीं उठाऊंगी। हरिप्रसन्न बोला, भाभी। भाभी ने कहा, खैर ये लीजिए, अब ये खाना होगा। यही कहती हो, अच्छी बात है, लो। कहकर हरिप्रसन्न उस तश्तरी को सरकाकर चुपचाप खाने लगा। सुनीता ने कहा, देखिए,
आप बिगड़े नहीं तो काफी बातें आपसे करना चाहती। काफी बातें करना चाहती हो, करो, फिर मुझे भी तुम्हें कुछ कहने को होगा। मैं पूछती हूं, आप ब्याह नहीं करेंगे? मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि ब्याह करने की मेरी प्रतिज्ञा नहीं है, और ऐसा कुछ भी सोचता हूं कि मेरे साथ ब्याह वो करे जो मुझे छोड़कर किसी दिन भी चल देने की हिम्मत रखे, क्योंकि कौन जानता है कि मैं उसे किसी दिन छोड़कर नहीं चल पड़ सकता। सुनीता ने पूछा, और? हरिप्रसन्न ने विस्मय से कहा, और क्या? सुनीता, और ये नहीं कि उसके 3 आंखें हों, 3 हाथ हों और स्वर्ग की अप्सरा से कम न हो। हरी भाभी? सुनीता, क्यों? मैंने झूठ बात कही है, तुम्हारी बात से कुछ कम अद्वितीय बात नहीं कही। हरी, तो भाभी, ये समझो मैं ब्याह नहीं करना चाहता। सुनीता, क्या करना चाहते हो? हरी, रहना चाहता हूं। सुनीता, समझी कि मरना नहीं चाहते, रहना चाहते हो, पर कैसा रहना चाहते हो? आदमी की तरह से, देवता की तरह से? हरी, अपनी तरह से। सुनीता, वो तरह कौन सी है, जानूं तो? हरप्रसन्न ने भरपूर सुनीता को देखते हुए कहा, वो तरह जरूर तुम्हारी जैसी तरह नहीं है। उस दृष्टि में कुछ था जिसने सुनीता के व्यंग्य भाग को हठात कुंठित किया। हरिप्रसन्न ने भाभी पर एकदम छा गई कुंठा का अनुभव किया। पाया कि नारी का प्रागल्भ बैठ रहा है, उसके भीतर का पुरुष प्रोज्वल हुआ। उसने कहा, भाभी, खेल होगा। विवाहित की बातें विवाह के लिए तमाशा हों, मेरे लिए नहीं। भाभी, जब तुम्हारे सामने मैं हूं तब और भी नहीं है। तुम जानती हो कि तुमने क्या पूछा है। वो पूछा है जिसका जवाब इससे फोड़कर कोई नहीं ले सका है। हां, कोई नहीं ले सका है। क्या मैं तुम्हें भी दूं? चलो हटो, जाओ। नहीं, नहीं कह सकता। नहीं इसलिए कह सकता कि मेरा कोई नहीं बना है, न कोई बनने आया है, न मैंने बनाया है। तुम और तुम पहली बार भाभी बनी हो, और मैं नहीं जानता भाभी होना क्या है। मुझे कहने दो, मेरे लिए सब तुम हो। घबराओ नहीं, हाँ, सब तुम हो, मुझे कहने दो, वो सब मेरे लिए क्या है। सुनीता ने झटपट सी मचाकर और नहीं तो घड़ी की ओर देखकर कहा, ओह, 2:30 बज गया, मुझे रोटी की तैयारी करनी है। वो तैयारी करोगी, लेकिन अभी ठहरो। मैं बताऊं, वो सब मेरे लिए क्या है। उस पत्नी से क्या होगा जो खाली पतिव्रता हो। मुझे चाहिए कि एक प्रतिमा भी जो पतिव्रता चाहे ना हो, पर अटूट हो, जो विपत्तियों में ऐसे चमके जैसे घोर घन में बिजली। मुझे माता भी चाहिए, मुझे दासी भी चाहिए, लेकिन सबसे अधिक चाहिए मुझे वो स्फूर्ति की मंत्र हो जिसमें प्रेम इतना हो कि हिंसा से वो डरे नहीं, जो लाल लहू बहता देखे, बहने दे, पर शांति का स्वप्न जिसका अखंड रहे, जो पताका उठाए और युवक जिसके पीछे लहू की नदियां पार करते हुए चले जाएं। सुनीता ने कंपित स्वर में कहा, ओह, ठहरो भाभी, मैं इसलिए विवाह नहीं करता कि मैं पत्नी नहीं चाहता। सब कुछ चाहता हूं, सब कुछ। मुझे चाहिए महोत्सर्ग जिसमें से प्रकाश की किरणें फूटें, महाप्राणता का आदर्श जिसमें से विकीर्ण हो। भाभी, मैं वो दृश्य देख रहा हूं। मैं वो चाहता हूं। युतक बढ़े चलें और जहां विजय है वहां पहुंचें। किसके झंडे के नीचे, किसके स्मित से उत्साहित होकर, किसके श्री निक्षेप पर मतवाले बने, किसके कटाक्ष पर मचलकर, उसके जिसका मैं स्वप्न देखता हूं। सुनीता का हाथ हरिप्रसन्न के हाथों में थमा ही रहा। सुनीता ने उसे खींचा नहीं। सुनीता ने अब अपना हाथ खींचकर कहा, ओह, 3 बज गए, देखिए मुझे देर हो जाएगी। हरि ने कहा, चली जाना, लेकिन मुझे अपनी बात अभी कहनी है। सुनीता ने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए हठात वाणी बदलकर कहा, मैं कहने आई थी कि सत्या शाम को आएगी। मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। ये तो सत्या को ही आप कहिएगा, मैं नहीं जानती। उस लड़की के लायक भाभी मेरे पास क्या है? क्यों मुझे लजाती हो? सब जानती हो। भाभी ने मानो कुछ टलाते हुए कहा, अच्छा, आप क्या खाइएगा वही बनाऊं। हरिप्रसन्न ने झल्लाकर कहा, भाभी तो नहीं बताइएगा। ये कहते हुए भाभी चली गई। हरिप्रसन्न, लेकिन वो तो उस कमरे में ही टहलता रह गया। तो ये था इसका 11वां अध्याय। कल हम इसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे।